वेलकम टू रेडिएशन एकेडमी। रेडिएशन एकेडमी में जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो वीडियोस आप देख रहे हैं, वो देख तो रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ जिस लेवल पर, उस लेवल के हिसाब से कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई कमेंट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो सारी चीज़ें आप बिल्कुल समझ जा रहे हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है। दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ दिखाई दे रही है। अगर समझ रहे हैं तब भी आप कमेंट करिए, अगर नहीं समझ रहे हैं तो क्या नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट करिए। बस आप लोग इतना ही कमेंट में देते हैं, वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा सर। तो ये वो नहीं है। अगर मेरा हौसला आप बढ़ाना चाहते हैं और चैनल से जुड़ना चाहते हैं, उसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं, और मैं आप लोगों से कहूँगा इसको सब्सक्राइब भी करिए। तो अगर इसको सब्सक्राइब करके जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करिए और क्रॉस क्वेश्चन करिए उसमें कि अगर आपने ये बताया तो ये कैसे हो सकता है। तमाम इस टाइप के टॉपिक्स आए हैं जहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन होना चाहिए था, और मुझे उम्मीद भी थी कि आप लोग क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप लोगों ने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया है। फिलहाल इसको आप देखते रहिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये सारी चीज़ों के चलने के साथ साथ हम आपको जिस पिच पर पढ़ा रहे हैं उसी पिच पर पढ़ाएंगे। और ये आज नियोजन का एक पार्ट हम लोग शुरू करेंगे, 8वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं तक कल हो गई थी, इसके पहले 6ठी हो गई थी, आज 7वीं शुरू करते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना हम लोग आज शुरू करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि जो कार्यकाल का जो क्रम चल रहा था, जो सीक्वेंस चल रहा था टाइम पीरियड का, उसके हिसाब से इसे 1990 में शुरू होकर के 1995 में समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन यह योजना 2 वर्ष विलंब से शुरू हुई, यानी 1992 से शुरू होकर के 1997 में समाप्त होती है। यह क्यों हुआ, 2 वर्ष विलंब क्यों हुआ, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको देखिए कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी। इसके पहले भी तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच में 3 बार एक वार्षिक योजनाएं चलाई गई हैं, और इधर भी जो 1991 में चलाई गई, ये भी एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई। तो पंचवर्षीय योजना को न लागू करने के पीछे कोई कारण था। जैसे तीसरी और चौथी के बीच में योजना अवकाश जिसको नाम दिया गया था, तो उसी तरीके से यहाँ भी कोई उसको नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन 2 एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई। तो क्या वजह थी, क्या कारण थे जिनकी वजह से पंचवर्षीय योजना नहीं लागू हुई और 2 एक वर्षीय योजनाएं चलाई गई? तो उसका पहला रीज़न तो ये था, पहला कारण जो था वो था बढ़ता विदेशी ऋण। बढ़ता विदेशी ऋण। और दूसरा जो कारण था वो था द्विअंकी मुद्रास्फीति। द्विअंकी मुद्रास्फीति का मतलब कि 2.5 को पार कर गया था, और उस टाइम था 17% इन्फ्लेशन जो आपको थी, मुद्रास्फीति थी वो 17% थी। बहुत गंभीर आर्थिक संकट ये था कि 17% मुद्रास्फीति हो गई थी। और तीसरा कारण था विदेशी मुद्रा भंडार का अभाव।
मुद्रा भंडार का अभाव, मात्र एक सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा रह गई थी कि एक सप्ताह के लिए आयात किया जा सकता था, निर्यात करने की अर्थव्यवस्था में कोई क्षमता नहीं थी। तो इसकी वजह से जो हुआ, तीव्र और प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या थी। तीव्र और प्रतिकूल भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन, और यह स्थिति तब आती है कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन हो जाए कि जब हमारे आयात अधिक हो जाते हैं और निर्यात कम होते हैं, तो जो भुगतान संतुलन होता है प्रतिकूल हो जाता है। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा भंडार का अभाव, द्विअंकीय मुद्रास्फीति, बढ़ता विदेशी ऋण। आपको याद होगा कि सेकंड 5 ईयर प्लान में जब हमको हमारे पास खाद्यान्न की कमी हो गई उद्योग को प्राथमिकता देने के कारण, तो उस समय भी स्थिति यही थी। हमारे पास बिल्कुल मुद्रा, विदेशी मुद्रा नहीं थी और हमने अमेरिका से आयात किया अनाज, और सुविधा हमको ये मिल गई थी PL 480 के तहत कि अमेरिका ने कहा था कि ठीक है, आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर नहीं है, तो आप भुगतान अपनी मुद्रा में कर दीजिएगा। वही स्थिति यहाँ भी थी। तो इन स्थितियों से निपटने के लिए मनमोहन सिंह ने, मैंने कल बताया था, एक तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई, और इसमें लाइसेंसिंग और कोटा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। यह 2 साल में, जो 90-91 में यही किया जा रहा था कि लाइसेंसिंग और कोटा प्रणाली को समाप्त किया गया, उदारीकरण की नीति अपनाई गई। उदारीकरण मतलब तमाम चीज़ें जो लाइसेंसिंग व्यवस्था थी, चाहे वो टैक्स देने से रिलेटेड रही हो या और किसी काम से रही हो, या जो तमाम तरीके के बिजनेस करने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, सड़कों की जो परमिट वगैरह होती है वो बनती है, तो उन सारी चीज़ों को बहुत ईजी कर दिया गया था। जो उसकी बनने की प्रक्रिया थी किसी चीज़ की, उसको बहुत आसान बना दिया गया था और निजीकरण किया गया था। और निजीकरण करने के बाद वो जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का व्यय होता है, इसके पहले 8वीं पंचवर्षीय योजना से पहले 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो व्यय होता था सार्वजनिक क्षेत्र का, वो हमेशा अधिक होता था। सार्वजनिक व्यय जो है निजी व्यय से अधिक होता था, लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना में इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया गया। जो निजी क्षेत्र क्षेत्र था, उसमें लगभग 55.45% यह निजी क्षेत्र को दे दिया गया। जो बाकी बचा 44.55% ये दे दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र को। तो यह कदम उठाया गया, यानी निजीकरण को प्राथमिकता दी गई, और वैश्वीकरण, जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन थे, बिजनेस थे, आयात निर्यात थे, उसको भी काफ़ी आसान किया गया। तो यह 1 साल में 90-91 में इन्हीं चीज़ों को किया गया। इसलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना 2 वर्ष विलम्ब से शुरू हुई और उसका कार्यकाल है 1990 to 1997। और भी इसमें आमूलचूल परिवर्तन हुए 8वीं पंचवर्षीय योजना से, इसको भी हम लोग देखते हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप लोगों को अब इसके बारे में डिटेल बता दें कि कार्यकाल तो इसका ये हो गया 1992 to 1997, और इसमें इसका मॉडल था, मॉडल
जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल था। प्राथमिकता इसमें दी गई थी, ऊर्जा क्षेत्र को दी गई थी। प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्र को दी गई। और प्रमुख उद्देश्य इसका था सामाजिक आर्थिक अवसंरचना पर बल। संरचना पर बल। सोशियो इको इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशियो इको इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया गया था। इसमें अभी यह समझने की चीज़ है कि सोशियो इको इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। आप इको इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते होंगे, क्योंकि जो मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ाया था उसमें बताया था आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना में कौन कौन से उद्योग आते हैं। आपका परिवहन आएगा, आपका ऊर्जा क्षेत्र आएगा, और लौ एवं स्टील ये आएंगे इसमें। तो इन चीज़ों को डेवलप करने के साथ साथ सोशियो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, इस पर भी विशेष बल दिया गया था। सोशियो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? जैसे शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण, कार्यकुशलता, कौशल और मूलभूत सुविधाएं जैसे शुद्ध पेयजल है। मूलभूत सुविधाएं क्या? शुद्ध पेयजल है, स्वास्थ्य है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। मूलभूत सुविधाओं का विकास, ये आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जब इस पर बल दिया गया तो क्या पहला काम क्या किया गया कि प्रारंभिक शिक्षा शिक्षा का विकास इसी पंचवर्षीय योजना में किया गया। और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जैसे हमने ये बताया कि प्राथमिकता ऊर्जा क्षेत्र को दी गई थी इसमें, तो उसमें निजीकरण पर बल दिया गया। दूसरा, निजीकरण। और ऊर्जा पर जो व्यय था, कुल व्यय का 28% था। 28%। और ऊर्जा क्षेत्र में आपका क्या क्या आ जाएगा? आपका विद्युत आ जाएगा, पेट्रोलियम और गैस आ जाएगा, उसमें डीजल भी आपका रहेगा, कोयला आ जाएगा, ये सारी चीजें आएंगी। तो प्रारंभिक शिक्षा का विकास, यहीं से सोशियो इंफ्रास्ट्रक्चर को बल देने की बात की गई थी। निजीकरण किया गया, ऊर्जा क्षेत्र का विकास किया गया। ये सारी चीजें जो हैं सोशियो और इको इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। तो इन चीज़ों का विकास करने का प्रयास किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में।
और इसी समय दो योजनाएं और चलाई गई 1999 में। 1999 में दो योजनाएं चलाई गई। एक तो थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार कार्यक्रम। ये चलाया गया था। और प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसी समय चलाई गई थी। बहुत हाईलाइट हुई थी योजना। इसको हम रेज कर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना। रोजगार योजना 1999 में शुरू की गई। तो ये सब कार्यक्रम चलाए गए आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वही है, सोशियो और इको इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया गया था। इसमें विकास करने की बात की गई थी। उसके तहत क्या किया गया था कि शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया। ये रोजगार पर की योजनाएं चलाई गई। ऊर्जा पर विशेष बल दिया गया। और मैंने ये बताया कि निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण को इसमें लागू करने के लिए जो ये योजना 2 वर्ष विलम्ब हुई, उसके पीछे मकसद यही था। तो इसके कारण अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से, और मैंने कल ये भी बताया था आप लोगों को कि जो बैंक रेट है, CRR है, SLR है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सारी चीज़ों को कम किया गया था। लोगों ने भी खूब वो किया, ऋण लिया बैंकों से और इन्वेस्ट किया उस पैसे को। और उसके कारण अर्थव्यवस्था जो है वह महंगाई से ऊपर आई और हमारे निर्यात भी बढ़े, आयात भी बढ़े। और जो समस्याएं थी, विदेशी मुद्रा भंडार की समस्या, जो मुद्रास्फीति पहुंच गई थी 17%, और उसके अलावा जो प्रतिकूल भुगतान संतुलन था उसमें धीरे धीरे सुधार आया। और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन थी कि अर्थव्यवस्था को इस असुविधा से बाहर निकाला। तो अब हम शुरू करेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसको हम रेज करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। नवी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल, इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ था, इसलिए 1 अप्रैल 1997 से शुरू होकर के ये 31 मार्च 2002 को समाप्त हो गई। इसका कार्यकाल ये था। इसका कोई विशेष मॉडल नहीं था। कोई मॉडल नहीं था। प्राथमिकता पुनः ऊर्जा क्षेत्र को दी गई। पुनः ऊर्जा क्षेत्र को इसमें कुल इन्वेस्टमेंट का 25.1% था ऊर्जा क्षेत्र पर जो व्यय किया गया। और यहाँ भी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का जो कुल व्यय का निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का अनुपात था, निजी
क्षेत्र अनुपात सार्वजनिक क्षेत्र, क्षेत्र जो व्यय अनुपात था वो यहाँ 65 अनुपात 35, यानी निजी कुल व्यय का निजी क्षेत्र को 65% दिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र को 35%। ये व्यय अनुपात था। और इसमें जो प्रमुख उद्देश्य था, इसका प्रमुख उद्देश्य पहला ये था उत्पादन में वृद्धि, अगर उत्पादन में वृद्धि होगी तो क्या होगा, रोजगार लोगों को मिलेगा, या इसको इस तरीके से लिख लीजिए, रोजगार में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि, इसके कारण चाहे वो किसी भी क्षेत्र का उत्पादन हो, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र का उत्पादन हो, चाहे द्वितीय क्षेत्र का उत्पादन हो, चाहे तृतीय क्षेत्र का उत्पादन हो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र मैंने जो आपको बताया है वो उसमें एग्रीकल्चर आ जाएगा और वानिकी आ जाएगी आपकी प्राथमिक क्षेत्र में। सेकेंडरी सेक्टर में, द्वितीय क्षेत्र में क्या है आपका उद्योग आएगा, और तृतीय क्षेत्र टर्शरी सेक्टर में आपका क्या आएगा, वो सेवाएं आपकी आ जाएंगी। तो ये रोजगार में वृद्धि, इसके कारण उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि होगी तो क्या होंगी, वस्तुएं सस्ती होंगी, लोगों के उपभोग का स्तर बढ़ेगा, उपभोग का स्तर बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, उनके रहन सहन के स्तर में सुधार आएगा, यानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें वृद्धि होगी। उत्पादन में वृद्धि के कारण वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि। वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या है, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से अपने वो नेशनल इनकम वाले चैप्टर में बताया है, वो वीडियो आप उठा करके देखिए तो आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि अगर होगी तो गरीबी का स्तर भी कम होगा, गरीबी भी कम होगी, और गरीबी को कम करने के लिए खास करके ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर बल दिया गया। कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया। तो जब भी गरीबी और बेरोजगारी दूर करने की बात आती है, आप इसके पहले के जो वीडियोज हैं उठा करके देख लिए, आज को उठा करके देख लिए, हमेशा हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पर जोर दिया है। क्यों कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, अभी भी लोग लगभग 60% लोग एग्रीकल्चर भी पर ही डिपेंड हैं, तो इसलिए ये हमारा बहुत मजबूत सेक्टर है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र। तो इसलिए बार बार जब भी रोजगार देने की बात आई, गरीबी को दूर करने की बात आई, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने की बात आई, तो हमको जो हमारा जो आधारभूत ढांचा अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र और ग्रामीण, उस पर हमने बल दिया है। तो ये आपका हो गया नवीं पंचवर्ष योजना। नवीं पंचवर्ष योजना में इसके अलावा कोई खास कदम नहीं उठाए गए थे। इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनेंगे कि निजी क्षेत्र का कितना था, सार्वजनिक क्षेत्र का कितना था, इसमें किस चीज़ पर जोर दिया गया। तो इन चीज़ों जो प्रमुख उद्देश्य इनके अपनाए गए इस योजना में, इस तरीके के मिलते जुलते उद्देश्य इसके पहले की भी योजनाओं में ही अपनाए जाते रहे हैं। तो यह देन है उसी की जो निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण पर बल दिया गया। और आज का वीडियो, आज हम नहीं इसको स्टॉप करेंगे क्योंकि नया टॉपिक शुरू करेंगे तो लंबा हो जाएगा क्लास। बस आज हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।
Subscribe now and press the bell icon.